हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन ऑफ सोल्स डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और अब हम यहाँ पर प्योरीफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले लिख दिया क्योंकि ये चार्ट में वहाँ पे उस वक्त बना रहा टाइम वेस्ट होता, ठीक है जी। अभी अपन पहले प्योरीफिकेशन ऑफ सोल्स की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज सोल्स, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो प्योरीफिकेशन ऑफ सोल। प्योरीफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, हेडिंग डाल लेना, प्योरीफिकेशन ऑफ सोल्स या प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन, ये हेडिंग डाल लेना। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है कि जब कभी भी कोलॉइडल सोल्यूशन प्रिपेयर होता है तो उसमें कुछ आयनिक इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, है ना। जो सोल है उसके साथ में कोई और सोल्यूट्स हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर हो सकते हैं ना, दे कैन बी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उस वजह से ये देयर आर इम्प्योरिटीज़ काइंड ऑफ एडेड टू इट, ठीक है ना, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। अब ये इम्प्योरिटीज़ होती कैसे हैं या क्या होती है, इनका क्या फंक्शन होता है वो देखते हैं। अगर ये इम्प्योरिटी, जैसे इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूं, भाई हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल, क्योंकि कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स है, कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स है। एज इन लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर डीपी विच इज़ दी कोलॉइडल पार्टिकल्स, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, तो तुम्हारा जो डीएम होगा, है ना, विच इज़ बेसिकली द सॉल्वेंट, वो तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज होंगे। तो उनके बीच की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोलाइट उसी मात्रा में प्रेजेंट हो जितना हमें चाहिए है, ठीक है। तो हमें इस वजह से उनकी प्योरीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो लिखो इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड बाय द अबव मेथड्स। अबव मतलब अभी हम ऑलरेडी मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं प्रिपरेशन के। तो लिखो बाय अबव मेथड्स जनरली कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, जनरली कंटेन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम अदर इम्प्योरिटीज़, ठीक है। कुछ बड़ी बड़ी मॉलिक्यूलर इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक। इसमें लिखो फिर आगे द presence of traces of electrolytes, the presence of traces of electrolytes, the presence of traces of electrolytes is essential for the stability of the colloidal solution, is essential for the stability of the colloidal solution। अब इतनी बात तो हो गई कि इनकी प्रेजेंस की ज़रूरत तो है, लेकिन कितनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया, है ना, मान लो कोई एक सोल जो है उसके सोल पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और जो तुम्हारा डीएम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो तुम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालो, इलेक्ट्रोलाइट में तो दोनों चार्ज वाले आयंस निकलेंगे, तो वो कोएगुलेट कर देंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में हुए तो दे विल कोएगुलेट दी होल सोल, ठीक। तो लिखो कोलॉइडल सॉल्यूशन बट लार्जर क्वांटिटीज कोएगुलेट इट, इट इज देयरफॉर necessary to reduce the concentration of these soluble impurities. It is therefore necessary to reduce the concentration of these soluble impurities to a requisite minimum, एक मिनिमम तक लेके आना ज़रूरी है। The process used for reducing these impurities, the process used for reducing these impurities to a requisite minimum is known as purification of colloidal solution, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी इम्प्योरिटीज़ कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक होती है इनसॉल्युबल, एक होती है सॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनसॉल्युबल है वो डीएम में सॉल्युबल नहीं होगी, तो जब भी उसको फिल्टर पेपर के थ्रू निकालेंगे तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है ऊपर रह जाएंगी और जो सॉल्युबल मटेरियल है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो फॉलोइंग मेथड्स आर, या ऐसा करो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। पहला लिखना टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, पहला इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, इसमें लिख लेना
such impurities are insoluble in the DM. Such impurities are insoluble in the DM and hence can be filtered out by a simple filtering paper. And hence can be filtered out using a simple filtering paper. ठीक है? This way this soul can be purified. This way this soul can be purified. ये क्लियर हो गया? ठीक. नेक्स्ट है तुम्हारा सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ किस तरीके से की जा सकती है? अब सॉल्युबल में क्या है कि भाई जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी सॉल्युबल है और जो सोल पार्टिकल्स है जो डीपी है वो भी सॉल्युबल है. अब इनको कैसे किया जाए? तो यहाँ पर एक डिफरेंस जो दोनों के बीच में है वो यूज़ किया जाता है. देखो इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होगा, इट इज़ बेसिकली वेरी स्मॉल. जो आयंस है वो बहुत स्मॉल होते हैं, वो जो ट्रू सोल्यूशन वाली रेंज है उसमें लाई करते हैं. लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं. तो अगर हमारे पास ऐसी कोई छन्नी हो कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को जाने दे और बड़े पार्टिकल्स को रोक ले, तो हम छोटे पार्टिकल्स को हटा के निकाल के वी कैन प्योरीफाई दिस सोल. ठीक है? और उसमें क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स तो एक तरफ रह गए और जो दूसरी तरफ है ये तुम्हारे कोलॉइड जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल गई. ठीक है? कैसे करेंगे? उसके दो तरीके होते हैं. वन इज़ डायलिसिस, अनदर वन इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ठीक? तो ये कैसे करेंगे इसको देखते हैं. सबसे पहले लिखो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. इसमें लिखो दोज इम्प्योरिटीज़ विच आर सॉल्युबल इन द डीएम. हम किन की बात कर रहे हैं? उन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ की जो कि सॉल्युबल हैं डीएम में. तो दोज इम्प्योरिटीज़ विच आर सॉल्युबल इन द डीएम, दे कैन बी ऑफ मॉलिक्यूलर और आयनिक नेचर. भाई मॉलिक्यूलर हो सकती हैं या आयनिक हो सकती हैं नेचर में. ठीक? क्लियर है? बोथ तरीके की हो सकती हैं. ठीक? तो डायलिसिस क्या है उसको देखो भाई. जैसे तुम्हारे पास एक ऐसी कंटेनर है, इसमें इधर सॉल्वेंट का इनलेट है और इधर सॉल्वेंट का आउटलेट है. ठीक है? तो यहाँ पर तुमने क्या किया है, एक ऐसी पुड़िया सी रखी है. इस पुड़िया को मतलब तुमने बंद किया हुआ है. इस पुड़िया के अंदर तुम्हारा क्या है, कोलॉइडल सोल्यूशन. अच्छा, यहाँ पे सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है. कौन सा सॉल्वेंट है ये? जो बेसिकली डीपी है ना इसका, सॉरी डीपी नहीं, डीएम जो है, इस कोलॉइडल सोल्यूशन का जो डीएम है उसी को तुमने एज अ सॉल्वेंट बाहर रखा हुआ है. ठीक है? अच्छा जी. अब इस पुड़िया के अंदर क्या है कि तुम्हारे बड़े बड़े सोल पार्टिकल्स हैं. ठीक है? तो और छोटे छोटे इम्प्योरिटीज़ हैं. मैंने बताया था ना इम्प्योरिटीज़ छोटी होती हैं. इलेक्ट्रोलाइट है तो भाई ये तो नॉर्मल सॉल्यूट के जैसे बिहेव करेगा, है ना? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो रेड वाले हैं दीज आर डीपी पार्टिकल्स, और जो ये डॉट वाले हैं दीज आर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. ठीक है? ये सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं. गॉट इट? ठीक. अब क्योंकि सीन क्या है कि यहाँ से हम इसको फ्लो कराते रहेंगे, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, कौन से, दिस ब्लैक पार्टिकल्स, जो छोटे सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, दे विल कीप गोइंग आउट ऑफ दिस से. अरे अच्छा, ये बैग जो है ये भी बताते हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जो कि छोटे पार्टिकल्स को इट लेट्स गो स्मॉलर पार्टिकल्स, बट इट डज नॉट लेट गो ऑफ बिगर पार्टिकल्स विच आर कोलॉइडल सोल्यूशंस, है ना, या कोलॉइडल पार्टिकल्स या सोल पार्टिकल्स या फिर डीपी पार्टिकल्स, जैसे भी तुमको जो भी तुमको उसको बोलना है वो चीज़. क्लियर होगी ये बात? ठीक है? तो दिस इज हाउ द होल थिंग इज डन. तो इसमें लिख लो, इसको डायलिसिस बैग भी कहते हैं. इनफैक्ट मेरे को इसको लिख देना चाहिए कि दिस इज़ SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर डायलिसिस बैग कह सकते हैं इसको, डायलिसिस बैग. ठीक है जी? चलो नेक्स्ट लिखो. इसमें
पे लिखो, द सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, द सेपरेशन ऑफ soluble impurities from a colloidal solution, from a colloidal solution on the basis of their different rates of diffusion through a parchment membrane, ब्रैकेट में लिख लेना SPM, ठीक है ना, SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम डायलिसिस बैग या डायलाइज़र कहते हैं, डायलिसिस बैग या डायलाइज़र भी कहते हैं, ठीक है। डायलिसिस का प्रोसेस शायद अब तो काफ़ी कॉमन हो गया, पहले तो नहीं था। जैसे किसी की किडनी ख़राब हो जाती है, किडनी क्या करती है, इट वर्क्स ऑन द प्योरीफिकेशन ऑफ योर ब्लड, है ना, और ब्लड के प्योरीफिकेशन के लिए काम करती है। तो और ब्लड का जो बेस है दैट इज़ वाटर ओनली, वाटर बेस्ड है ब्लड भी। तो किडनियाँ जो काम करती हैं, अगर किसी किडनी बाई चांस ख़राब हो जाए या फिर कुछ ऑपरेशन हो रहा हो, तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन्स इज़ डायलिसिस टेक्स प्लेस, ठीक है, डायलिसिस किया जाता है। तो उसमें से ब्लड को प्योरीफाई करके ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी की सारी बाहर खींच ली जाती हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें, डिफ्यूजन थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज, मतलब ये सब तो लिख ही लोगे, ऑल्सो नोन एज डायलाइज़र इज़ नोन एज डायलिसिस, ठीक है, इज़ नोन एज डायलिसिस, ठीक है। तो लिखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग a dissolved substance, it is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion, by means of diffusion through a suitable membrane, through a suitable membrane such as semi permeable, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना semi permeable membrane। सिंस अब जो ट्रू पार्टिकल्स है बहुत छोटे होते हैं, सिंस भाई ट्रू सोल्यूशन वाले, ये जो है ये ट्रू सोल्यूशन वाले पार्टिकल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है तो ये दे विल मेकिंग अ ट्रू सोल्यूशन। तो लिखो, सिंस पार्टिकल्स इन ट्रू सोल्यूशन रेंज, सिंस पार्टिकल्स इन ट्रू सोल्यूशन रेंज, ये जो आयन्स है या मॉलिक्यूल्स है, देखो, सिंस पार्टिकल्स इन ट्रू सोल्यूशन रेंज कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट, कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन्स, जैसे ब्लैडर होता है, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन्स, ब्लैडर और पार्चमेंट पार्टिकल्स, सॉरी पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन शीट, सिंस पार्टिकल्स इन ट्रू सोल्यूशन कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन्स, ब्रैकेट में ब्लैडर और पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन शीट, और सेलोफेन sheet, but colloidal particles do not, but above particles do not, the above can be used for dialysis, the above can be used for dialysis, ठीक है। ये तुमको बता ही चुका हूँ कि ये जो SPM है that will be the dialyzer, ये तुम लिख सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो, इसमें लिखो, डायग्राम बनाने के बाद लिखना, a bag of suitable membrane, a bag of suitable membrane containing the colloidal solution, containing the colloidal solution is suspended in a vessel, is suspended in a vessel, is suspended in a vessel, ठीक है। तो through which fresh solvent is, through which fresh solvent is continuously flown, through which fresh solvent is continuously flown, ठीक है, full stop। The molecules and ions, the molecules and ions diffuse through the membrane, diffuse
through the membrane into the outer solvent and pure colloidal solution is left behind Are we clear about this? Simple enough. ठीक है जी. तो ये तुम्हारा डायलिसिस का प्रोसेस हो गया. अभी एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रोडायलिसिस नाम से काम आती है. ये तुम्हें यूजुअली जो भी बताया जाएगा वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में बताया जाएगा. वहाँ पर मैं सिर्फ इसे मेंशन करूँगा, एक्सप्लेन मैं यहीं पे कर रहा हूँ. ठीक, मान लो कि तुमने एक लाइक यू पुट एन इलेक्ट्रोड ओवर हियर. ठीक है, ये इलेक्ट्रोड तुमने यहाँ पे एक पुट कर दिया और एक इलेक्ट्रोड तुमने यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर तुमने इसमें एक हाई वोल्टेज लगा दी. तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इज़ कि जब यहाँ से तुम एक तो फ्लो कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सिंगल एक ही टाइप के चार्ज तो होगा नहीं उसमें. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट खुद में न्यूट्रल होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी निकलेगा, नेगेटिव चार्ज भी निकलेगा. इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं. हालांकि अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर इम्प्योरिटीज़ हुई तब ये हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर पॉजिटिव पार्टिकल भी नेगेटिव पार्टिकल भी हैं तो यहाँ पर हम ये लगा के, इस तरीके से इसको लगा के वी कैन अट्रैक्ट दोज, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना इसके बीच में पैदा, तो उसके बेसिस पे हम इन चार्जेस को खींच सकते हैं. तो जितना वो ऑलरेडी बाहर आना चाह रहे हैं उसको हमने थोड़ा सा और फास्ट कर दिया है ना, थोड़ा सा फास्ट कर दिया. तो फास्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन फास्ट होने की वजह से जो लेट्स से अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे, तो जो स्पीड है वो अब बढ़ जाएगी. तो प्रोसेस सेम ही है, फंडा भी सेम है, बस क्या किया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दिया बोल के इसको थोड़ा फास्ट कर देंगे. ठीक, तो लिखो इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस. Ordinarily the process of dialysis is quite slow. ठीक है, it can be made faster. By applying an electric field. If the dissolved substance is an electrolyte, या if the impurity is an electrolyte. ठीक है, full stop. This process is known as electrodialysis. Full stop. ठीक है, the colloidal solution is placed between two electrodes. And the flow of solvent takes place as before, and ions migrate out to the oppositely charged electrodes. ठीक है, ठीक है, तो सिंपल इनफ, गॉट इट. ये तुम्हारा इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया. नेक्स्ट लिखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो डायलिसिस में ही हमने दो चीज़ें देख ली. एक प्रोसेस तो डायलिसिस का हो गया, अब दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है वो देखो, सिंपल येट इम्पॉर्टेंट. देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, कभी कभी जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना बहुत ही छोटी होती हैं. ठीक है, कि वो बहुत मतलब फिल्टर जो है, फिल्टर पेपर, उसके थ्रू भी पास हो जाती हैं. इनफैक्ट तुम इसको डायलिसिस का एक दूसरा तरीका देख सकते हो, है ना. इसमें क्या था कि भाई तुमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई. इस वाले केस में हम क्या करेंगे, एक स्पेशली मेड फिल्टर पेपर जो है उसके थ्रू कोलॉइडल सोल्यूशन को पास कराएंगे. ठीक है,
उसमें क्या होगा, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ये जो सोल पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं तो वो तो पास करेंगे नहीं, जो इम्प्योरिटीज़ है वो पास कर जाएगी, और जो सॉल्वेंट है दैट इज़ अ डीएम, डिस्पर्शन मीडियम, वो भी पास कर जाएगा। तो वी विल ओनली बी लेफ्ट विद द कोलॉइडल पार्टिकल्स, जिसको हम फ्रेश डीएम में डाल के वी कैन रीमेक द कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो ही पास कर पाते हैं, अदरवाइज बाकी सब नहीं कर पाते। तो ठीक है, इसमें लिखो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हेडिंग है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग soluble impurities present in the colloidal solution. The process of separating soluble impurities present in the colloidal solution with the help of specially prepared filters. With the help of specially prepared filters, ठीक है, comma, which are permeable. Permeable की स्पेलिंग अगर ना आ रही हो तो ये होती है स्पेलिंग परमिएबल। अपनी वेबसाइट अभी पूरी हो गई है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो कुछ टाइम में, नॉट एग्जैक्टली कि अभी से ही, बट कुछ टाइम में तुम्हें ये सारे के सारे जो नोट्स हैं मैं उस वेबसाइट पे ही डाल दिया करूँगा। ठीक, गॉट इट, नॉट नेसेसरीली कि एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, बट इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। बहुत सारी उसमें DPPs होंगी, टेस्ट होंगे, बहुत सारा कुछ होगा, और ऐप भी तुम्हारी आ रही है। ठीक है, तो लिखो इसमें विच आर परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट DP। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पे, लिखो इसके बाद यूजुअल फिल्टर पेपर लेट्स DP पास थ्रू इट, है ना, यूजुअल फिल्टर पेपर लेट्स DP पास थ्रू इट बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज, क्योंकि पोर्स जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं तो वो कोलॉइडल पार्टिकल्स भी निकल जाते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर में। ठीक है, आर टू लार्ज, फुल स्टॉप। हाउएवर द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड, हाउएवर द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड बाय impregnating them with colloidal solution, ठीक है, किसी कोलॉइडल सोल्यूशन से हम उसको इम्प्रेगनेट कर सकते हैं, मतलब उसके जो पोर्स हैं उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली हार्डन्ड बाय सोकिंग इन फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन देन ड्राइंग इट। जो कोलॉइडल सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ क्या है, ठीक है, दोबारा से लिख लो, एंड सब्सिक्वेंटली हार्डन्ड बाय सोकिंग इन फॉर्मल्डिहाइड एंड देन ड्राइंग इट। तो कोलॉइडल सोल्यूशन क्या हुआ, कोलॉइडियन बोलते हैं इसको, कोलॉइडियन, ठीक है, या कोलॉइडल सोल्यूशन कह लो, कोलॉइडियन ही देखा है मैंने तो। ठीक है, ये भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। कैसा, ये है 4% नाइट्रो सेल्यूलोस सबको पता है। ठीक है, 4% नाइट्रो सेल्यूलोस इन 4% नाइट्रो सेल्यूलोस इन अल्कोहल, इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। ये डिक्टेट करने में बहुत टाइम लग रहा है यार, इसको इतनी जल्दी में तो ख़त्म हो जाता है चैप्टर। नेक्स्ट लिखो, ठीक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विल लेट द इम्प्योरिटीज़ पास, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विल लेट द इम्प्योरिटीज़ पास एंड स्टॉप द DP फ्रॉम पासिंग, ठीक है, तो स्टॉप द DP फ्रॉम पासिंग। नेक्स्ट लिखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं इसमें, व्हाट वी डू इज़ प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो ये और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो लिखो, प्रेशर और सक्शन इज़ यूज्ड टू स्पीड इट अप, प्रेशर और सक्शन इज़ यूज्ड टू स्पीड इट अप। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिख लो इसमें, द DP लेफ्ट ऑन द UF पेपर, UF is the ultra filtration paper
are then stirred स्टर्ड की स्पेलिंग है ये स्टर, हिलाना मतलब इसको ना, जैसे तुम चाय में चीनी मिलाते हो या दूध में चीनी मिलाते हो, स्टर्ड, ठीक है। स्टर्ड विद फ्रेश DM टू गेट अ प्योर सोल्यूशन, स्टर्ड विद फ्रेश DM टू गेट अ प्योर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये तुम्हारे प्योरिफिकेशन के प्रोसेसेस हो गए। अब लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलॉइड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स, यहाँ पे तुम्हें 5 प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और तुम्हारी कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। तो ये नंबर में ज़्यादा है लेकिन ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको हम एक एक करके लिखते चले जाएंगे। इसमें भी हमें इन सब के बारे में नहीं बात करनी, सिर्फ इसके बारे में बात करनी है, इसमें क्या हो रहा होता है ऑप्टिकल में। ये दोनों थोड़े से लंबे होंगे, बाकी वो सब के सब छोटे छोटे से हैं। तो इसमें लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स में लिखना फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें लिखो हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी तो लिख लो सोल्स आर हेट्रोजेनियस इन नेचर, सोल्स आर हेट्रोजेनियस इन नेचर, है ना, हेट्रोजेनियस इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, कि यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई सोल पार्टिकल्स फ्रॉम दी DM, ठीक है। और ये बात कहाँ से पता चलती है या किस बात से प्रूव होती है, ये प्रूव होती है तुम्हारे डायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, है ना। तुमने फिल्टर किया तो पार्टिकल्स तुम्हारे आ गए बाहर, गॉट इट। लेकिन क्लियर होगी ना बात, डायलिसिस में भी ऐसे ही हुआ, हेट्रोजेनियस नेचर जो है उसका पता चला, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी। लेकिन अभी करंट स्टडीज़ क्या कहती हैं कि नाइदर होमोजेनियस नाइदर हेट्रोजेनियस, मतलब नॉर हेट्रोजेनियस, दोनों ही एंड्स पे नहीं है, समवेयर इन बिटवीन है, थोड़ा सा होमोजेनियस है थोड़ा सा हेट्रोजेनियस है, इस तरीके से। तो ये पॉइंट लिख लेना नोट करके कि मॉडर्न ऑब्जर्वेशंस, जो अभी करंट ऑब्जर्वेशंस है वो ये बताती हैं, अपने शब्दों में लिख लेना चलो उसको, वो ये बताती हैं कि ये ना ही होमोजेनियस है ना ही कम्प्लीटली हेट्रोजेनियस है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इज डिफ्यूजिबिलिटी। अभी डिफ्यूजिबिलिटी जैसे डायलिसिस में हमने देखा कि डिफ्यूजन कैसा था, उसका स्लो था। तो किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो होगी उसके थ्रू इसका डिफ्यूजिबिलिटी स्लो होगी, है ना, बाहर निकलना। तो लिखो सोल पार्टिकल्स हैव स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, सोल पार्टिकल्स हैव स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स, थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सिंपल है। नेक्स्ट लिखो फिल्टरेबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी, ठीक है, किसी भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएगा। तो लिखो सोल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स, सोल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स। थर्ड नहीं फोर्थ लिखो नॉन सेटलिंग नेचर। नॉन सेटलिंग नेचर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दे डू नॉट सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दे विल कीप लाइक, तुम उसको 1 करोड़ साल तक भी रखोगे तो भी वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, अनलेस अनटिल कोई भूचाल ना आ जाए। तो वो सेटल नहीं होता, इतना क्लियर है। तो लिख लो इसमें सोल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, सोल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अच्छा, अब विस्कोसिटी कौन सा है, नॉन सेटलिंग नेचर आ गया। स्टेबिलिटी लिख लो, स्टेबिलिटी लिख लो पहले, ठीक है, स्टेबिलिटी लिखो। इसमें लिखो सोल पार्टिकल्स आर स्टेबल इन नेचर, है ना, क्वाइट स्टेबल। सोल पार्टिकल सॉरी कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल, फुल स्टॉप। और ब्रैकेट में लिख लेना लियोफोबिक लेस स्टेबल होता है, लियोफिलिक ज़्यादा स्टेबल होता है। ये हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, लियोफिलिक ज़्यादा स्टेबल होता है, लियोफोबिक कम स्टेबल होता है, गॉट इट। नेक्स्ट लिखो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो हमने उस वक्त भी बात करी थी कि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जो होती है लियोफोबिक की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है DM के, ठीक है, DM डिस्पर्शन मीडियम के। लेकिन जो तुम्हारा लियोफिलिक सोल्स होते हैं उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और उसकी सरफेस टेंशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू द DM, है ना। तो ये चीज़ लिख लो, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशंस ऑफ सोल्स, viscosity and surface tension of soles are almost similar to those of pure solvent, ठीक है, of pure solvent, है ना। viscosity and surface tension of soles are almost similar to those of pure solvent in case of liophobic soles,
या कोलॉइड्स, ठीक है, कॉमा, एंड विस्कोसिटी इज हायर एंड सरफेस टेंशन इज लोअर, एंड वाइल, या लिखो वाइल विस्कोसिटी इज हायर एंड सरफेस टेंशन इज लोअर than that of the DM, than that of the DM, than that of the DM in lyophilic solutions, colloidal solutions, lyophilic colloidal solutions, ठीक है, क्लियर होगी बात। दोबारा बोल रहा हूँ, while viscosity is higher and surface tension is lower as compared to those of pure solvent in lyophilic salts, got it। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब लेट्स टॉक अबाउट विजिबिलिटी एंड, कहाँ गया, विजिबिलिटी एंड साइज ऑफ डीपी पार्टिकल्स। विजिबिलिटी और साइज़ का क्या सीन है, देखो भाई, अगर एक पर्टिकुलर साइज़ या उससे नीचे, या सॉरी एक पर्टिकुलर साइज़ या उससे ऊपर हुआ तो हमें चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है। अगर उससे उस साइज से नीचे हुआ तो हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं। इसका फंडा क्या है कि कोई भी चीज़ तब ही दिख पाएगी जब उसे देखने वाले के लिए जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसका साइज़ उस लाइट की वेवलेंथ का जस्ट हाफ हो या उससे ज़्यादा हो। अगर उससे कम हुआ तो नहीं देख पाएंगे। इसको वर्ड लाइक थोड़ा सा वैसा लगता है कि यार ये क्या बोल दिया सर आपने, लेकिन इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। लेट मी सी, ठीक है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। देखो भाई, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये पार्टिकल लेट से लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा लेंथ वेवलेंथ का हमने एक लाइट यूज़ करी और ये पार्टिकल जो है वो एल लेंथ का है, ये पार्टिकल जो है वो एल लेंथ का है, ठीक। अब ये पार्टिकल को देख कब पाएंगे, जब एल इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ठीक है। हमेशा ऐसा ये ध्यान रखना, किसी भी पार्टिकल को देख तभी पाएंगे जब उसे देखने के लिए जो रेडिएशन हमने यूज़ किया है, दैट रेडिएशन उसकी वेवलेंथ के हाफ से ज़्यादा उसका साइज़ हो। अगर उससे छोटा हुआ तो नहीं होगा। तो विजिबल रेंज में अगर तुम देखो तो जो स्मॉलेस्ट होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर इसका हाफ करूँ तो कितना आएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर 2000 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो गया तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, दिखेगा ही नहीं। क्लियर होगी बात। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो उसकी लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट, अपर नहीं, 2 × 10⁻², ठीक है, जो इसकी एक सेकेंड, हाँ, इसकी जो लोअर लिमिट होती है वो 2 × 10⁻⁻7 मीटर्स होती है, याद होगा तुमको, ठीक है, या -5 सेंटीमीटर्स होती है, -5 सेंटीमीटर्स होती है, ठीक। तो ये लिमिट आई कैसे, ये ऐसे आई कि ये जो 4000 एंगस्ट्रॉम है ये हमारी लोअर लिमिट है विजिबल लाइट की। इस साइज से अगर छोटा हो गया तो वो दिखेगा ही नहीं। क्लियर होगी बात। तो लिखो इसमें, द अपर लिमिट ऑफ, ऐसे इनफैक्ट लिखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एनी पार्टिकल whose size ब्रैकेट में लिखना है डायमीटर, या whose diameter लिखो, साइज हटाओ, whose diameter is less than half the wavelength of the visible light, is less than half the wavelength of the visible light। तो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो 4000 है, हालांकि तुम 3600 या 3800 भी बोलते हो, मैं एक जेनरिक वो ले रहा हूँ। 4000 है तो 4000 का हाफ कितना हो गया, इतना। इससे छोटा होगा तो दिखेगा नहीं। तो लिखो, सिंस सोल पार्टिकल्स आर, अच्छा देखो, दिखेगा नहीं का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, जिसमें हम विजिबल लाइट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो विजिबल लाइट या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में सोल पार्टिकल्स नहीं दिखते। इसका मतलब ये अपर लिमिट थी, सॉरी नॉट द लोअर लिमिट, इससे छोटे ही होंगे वो पार्टिकल्स। गॉट इट। तो लिखो, सिंस सोल पार्टिकल्स आर इनविजिबल under ordinary microscopes, since soul particles are invisible under ordinary microscope, thus their upper limit should be 2 × 10⁻⁻5 centimeter, 2 × 10⁻⁵ centimeter या 2000 angstrom, 2000 angstrom, ठीक है। गॉट इट।
तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो साइज़ तुम्हें पता चल गया, साइज़ इससे छोटा होगा, विजिबिलिटी क्यों नहीं होगी वो भी तुम्हें पता चल गया। ठीक, तो नेक्स्ट लिखो, इनका साइज़ बता सकते हो 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक, नेक्स्ट लिखो, कौन सा है, सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया तो डेफिनेटली ज़्यादा होता है क्योंकि उसको क्या किया, बहुत छोटे 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 पीसेस में तोड़ दिया। ठीक, तो लिख लो, द सरफेस एरिया ऑफ कोलॉइडल स्टेट, द सरफेस एरिया ऑफ कोलॉइडल स्टेट is appreciably larger as compared to an equal mass of matter in coarse grained size, equal mass of matter in coarse grained size। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो एड्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो लिखो, हायर द सरफेस एरिया, हायर द टेंडेंसी फॉर एड्जॉर्प्शन, एंड हायर या बेटर द यूज़। जो कोलॉइडल सोल्यूशन है उसका जितने भी सरफेस रिलेटेड फिनोमेना है उसमें कोलॉइडल सोल्यूशन काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाता है। थर्ड लिखो, लास्ट लिखो, कलर एंड शेप। ये कलर और शेप का क्या फंडा है, देखो भाई, जैसे जैसे तुम कलर की अगर हम बात करें तो कलर हमेशा सेम नहीं होता, कलर विल नॉट बी द सेम एज दी डीपी पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे गोल्ड की अगर बात करो तो गोल्ड सोल इज़ नॉट गोल्डन इन कलर, इट्स पर्पल। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो उसका भी रीज़न है कि जितना बड़ा सोल पार्टिकल होगा उतनी ही छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, सॉरी एमिट करता है। एनीवे, तो इसमें ये जो कलर है ये क्यों आता है वो भी देखते हैं, और साथ में कलर एंड शेप भी देखते हैं। तो लिखो इसमें, कलर ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नॉट ऑलवेज द सेम, कलर ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नॉट ऑलवेज द सेम एज, is not always the same as the color of the substances in the bulk, is same as the color of the substances in the bulk। भाई गोल्ड जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है जब बल्क में दिखता है, लेकिन जब वो सॉल्यूशन में होता है तो पर्पल कलर का होता है। ठीक है ना, ठीक है, कलर ऑफ द सब्सटेंसेज इन द बल्क, फुल स्टॉप। द कलर ऑफ द कोलॉइडल सोल्यूशन, द कलर ऑफ द कोलॉइडल सोल्यूशन depends upon the following factors। ठीक है, depends upon the following factors। First, size and shape of the colloidal particles। First is size and shape of the colloidal particles, size and shape of the colloidal particles। ठीक, next लिखो, wavelength of the source used, wavelength of the source of light basically, wavelength of the source of light। थर्ड लिखो, method of preparation of the colloidal solution, किस तरीके से कोलॉइडल सोल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है। फोर्थ लिखो, नेचर ऑफ द कोलॉइडल सोल्यूशन, किस तरीके का है, नेगेटिव सोल है, पॉजिटिव सोल है, लियोफोबिक है, लियोफिलिक है, वो सब चीज़ें। ठीक है, और फिफ्थ इज द वे एन ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट, द वे एन ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट, that is whether the reflection or transmission, whether the reflection or transmission। ठीक है जी, लिखो इसमें, a larger particle will absorb। अब ये तो फैक्टर्स थे, अब कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूँ। देखो, a larger particle will absorb larger wavelength एंड एमिट या ट्रांसमिट जिसको कहते हैं शॉर्टर वंस, छोटी वेवलेंथ वो फेंकेगा, एंड एमिट या ट्रांसमिट शॉर्टर वंस, फुल स्टॉप। देयरफॉर एज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, छोटी छोटी वेवलेंथ वो फेंकने लगेगा। तो जितनी छोटी वेवलेंथ होगी क्या होगा, ब्लू मतलब रेड से ब्लू की तरफ, ब्लू से वायलेट की तरफ उसका कलर जाएगा। ठीक है, लिखो, विल एब्जॉर्ब
larger wavelength, and therefore as the size of particles increases, comma, the color approaches to violet. The color approaches to violet, full stop. That is why red gold soul, that is why red gold soul on slow coagulation. स्लो कोएगुलेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें कोएगुलेशन मतलब वो सबके सब मिल रहे हैं, एग्रीगेट हो रहे हैं, लेकिन स्लो है तो एकदम से सॉल्यूशन खत्म, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। लेकिन तुम देखोगे रेड कलर का था, और जैसे जैसे पार्टिकल बड़े होते जा रहे हैं वो उनका कलर टुवर्ड्स ब्लू और पर्पल जा रहा है। ठीक है, देखो स्लो कोएगुलेशन शोज अ कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, दैट इज़ वाई रेड गोल्ड सोल ऑन स्लो कोएगुलेशन शोज अ कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, फुल स्टॉप। अब एक लास्ट चीज़ लिख लें इसमें, रेड सोल पार्टिकल्स आर स्फेरिकल एंड ब्लू सोल पार्टिकल्स आर डिस्क लाइक। ठीक है, तो शेप भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया। तो लिखो रेड सोल पार्टिकल्स आर स्फेरिकल वाइल ब्लू सोल पार्टिकल्स आर डिस्क लाइक। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लिख लेना, डाइल्यूट मिल्क जो होता है वो ब्लूइश होता है कलर में, लेकिन जब उसको अगर तुम रिफ्लेक्टेड लाइट में देखो, तो अगर उसे ट्रांसमिटेड लाइट में देखोगे तो वो रेडिश लिखेगा। ठीक है, तो लिखो डाइल्यूट मिल्क गिव्स अ ब्लूइश टिंज, डाइल्यूट मिल्क गिव्स अ ब्लूइश टिंज इन रिफ्लेक्टेड लाइट, इन रिफ्लेक्टेड लाइट, whereas reddish tinge in transmitted light, whereas reddish tinge in transmitted light. So this is the thing about your physical properties. Now let's talk about colligative properties. Colligative properties तुम्हें याद होगा, ये चारों properties थी, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करती थी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। क्लियर होगी बात, सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, भाई अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट होता था तो वो और भी टूट जाता था, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेता था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता था, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि सेम मास किसी भी सॉल्यूट का, हमने एक ट्रू सोल्यूशन बनाया और हमने एक कोलिगेटिव सोल्यूशन बनाया, तो किसका कम और किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कम और किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होंगी, वो कैसे डिसाइड होगा कि भाई सेम मास है, अब ये तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा ट्रू सोल्यूशन में, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि ये जो मास है ये बड़े बड़े कोलॉइडल पार्टिकल्स में ही रहेगा। तो जैसे साइज़ बड़ा रहेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रहेंगे। भाई अगर मैं 10 ग्राम यूज़ करता हूँ, है ना, 10 ग्राम एज अ सॉल्यूट, एक में लेट्स से कि वो 0.01 ग्राम्स में टूट रहा है, मतलब इक्वल पीसीज हो 0.01 ग्राम्स, इसका मतलब 1000 पीसीज आ जाएंगे। क्लियर। अच्छा, अगर एक दूसरे केस में लिखते हैं कि भाई क्या कहते हैं, वही 10 ग्राम्स मैंने यूज़ करे, लेकिन अभी कोलॉइडल सोल्यूशन बन रहा है, तो वो 0.101 ग्राम्स वाले पार्टिकल्स में नहीं आ रहा, ये 0.1 ग्राम वाले पार्टिकल्स में आ रहा है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ 100 होंगे। तो फॉर द सेम मास ट्रू सोल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं और कोलॉइडल सोल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े कम होते हैं। तो क्योंकि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हैं, इसके कम है, तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं, इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं। लिखो colloidal solution also exhibit colligative properties, also exhibit colligative properties। मैं दोबारा नाम बोल रहा हूँ, relative lowering in vapor pressure, osmotic pressure, elevation in boiling point, depression in boiling point। तो ये चारों की चारों properties colligative properties are exhibited by colloidal solution, are exhibited by colloidal solution। ठीक है, since लिखो since colligative properties depend upon, since colligative properties depend upon the number of particles and for a given mass of solute or dp, the number of particles in colloidal solution, the number of particles in colloidal solutions will always be lower than the number of particles in a true solution, hence in a true solution, hence
hence the colligative properties of colloidal solutions is lower than that of true solution, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जो होंगी कोलॉइडल सॉल्यूशन की कम होंगी एज कंपेयर टू अ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है विच इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का क्या फंडा है कि भाई बेसिकली ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं या कॉलिगेटिव पार्टिकल्स हैं, ये बड़े होते कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं अगर ये बड़े होते तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं और इनका साइज़ जो होता है वो विजिबल रेंज से कम या आसपास होता है, तो ये इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग द लाइट दे स्कैटर द लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग एक फिनोमेना होता है, तुम्हारा फिजिक्स में पढ़ोगे, ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो इसमें लिख लो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की अगर तुम्हें स्पेलिंग ना याद आ रही हो तो ये होती है टिंडल। भाई ये टिंडल इफेक्ट नहीं है, हाँ, जो आजकल वो ऐप आती है ना जिसमें लोग स्वाइप करते रहते हैं, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप, ये वो नहीं है, टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। तो लिखो ऑल कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर ऑल या ऐसा करके लिखो, छोड़ो उसको। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जिंग बीम of light when a strong and converging beam of light is passed through a colloidal solution ठीक है, is passed through a colloidal solution comma its path becomes visible bluish cone, ठीक है, bluish light लिख लो। its path becomes visible ब्रैकेट में लिखना bluish light when viewed at right angles to the beam of light, let's say ये एक मतलब ग्लास कंटेनर है और यहाँ पर हम एक लाइट भेज रहे हैं थ्रू, ठीक है। तो क्या होगा, ये लाइट क्या करेगी, इस तरीके से ये कन्वर्ज करेगी एक पॉइंट पे और फिर कन्वर्ज करके फिर से एक इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि इधर पे ना इन डायरेक्शंस में स्कैटरिंग हो रही होगी, कैसे होती है वो बताते हैं, रुक जाओ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टिंडल कोन, ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स जो हों, वो मैंने क्या बताया था तुमको, अगर पार्टिकल्स विजिबल लाइट के रेंज के हाफ, मतलब अभी मैंने बताया था ना कि कोई भी पार्टिकल तभी दिख सकता है कि जब उसको देखने वाली रेडिएशन है ना या लाइट के वेवलेंथ के हाफ या उससे ज़्यादा उसका साइज़ हो या डायमीटर हो, लेकिन ऐसा नहीं होता विद कोलॉइडल सॉल्यूशंस, है ना। तो क्या होगा, अगर होता ऐसा तो क्या करता भाई, रिफ्लेक्ट कर देता। और कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कोई भी लाइट अगर किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है और फिर हमारी आंखों में आती है तब हमें वो चीज़ दिखती है। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे जो दिख रही है वो इसलिए दिख रही होती है कि कोई लाइट का सोर्स से लाइट पार्टिकल्स उस पर फॉल करते हैं एंड देन इट कम्स ऑन टू आवर आइज़, हमारी आँखों पे, और रेटिना में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमें ये सब कुछ दिखता है। गॉट दिस, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट हो जाते तो वो पार्टिकल्स दिख जाते, लेकिन रिफ्लेक्ट होते ही नहीं है ना, क्यों? क्योंकि दिखते नहीं है। अगर दिखते होते तो रिफ्लेक्ट हो रहे होते, लेकिन नहीं दिख रहे, इसका मतलब रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहे, तो रिफ्लेक्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। जब रिफ्लेक्ट नहीं होते तो दे स्कैटर लाइट, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ठीक है। जैसे मान लो उन्होंने 100 ल्यूमेंस एब्जॉर्ब करे तो उसमें से कुछ पोर्शन वो एमिट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम स्कैटरिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो लिखो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट and the light observed as a bluish cone, and the light observed as a bluish cone
is called a Tyndall cone, is called the Tyndall cone, or Tyndall cone, the Tyndall cone. ठीक है. The Tyndall effect is due to scattering of light by colloidal particles. The Tyndall effect is due to scattering of light by colloidal particles. ठीक है, colloidal particles, full stop. अब इसमें स्कैटरिंग को एक्सप्लेन कर रहा है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन नॉट बी ड्यू टू सिंपल रिफ्लेक्शन. अगर रिफ्लेक्शन होता तो पार्टिकल दिख जाता. ठीक है, लिखो, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन नॉट बी ड्यू टू सिंपल रिफ्लेक्शन because the size of the particles is smaller than the lambda, है ना, lambda मतलब wavelength. ठीक है, because the size of the particles is less than half the lambda of visible light, is less than half the lambda of visible light, so they are unable to reflect light waves. Full stop. ठीक है, अगर किसी ने नहीं लिखा तो दोबारा पूरा का पूरा आराम से पढ़ रहा हूँ, रिपीट नहीं करूँगा. स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन नॉट बी ड्यू टू सिंपल रिफ्लेक्शन, फुल स्टॉप रिफ्लेक्शन, बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन half the wavelength of visible light, so they are unable to reflect light waves. ठीक है, now next लिखो, dp particles first absorb light and then part of that absorbed light, dp particles first absorb light and then part of that absorbed light is scattered from the surface of the dp particles, then is scattered from the surface of the dp particles as a light of shorter wavelength. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, since maximum scattering of light takes place at right angles to the plane of incident light, it becomes visible when seen from that direction. ठीक है, क्लियर होगी बात. ये तुम्हारा टिंडल इफेक्ट हुआ. ठीक, कंडीशंस देख लो, इसमें कंडीशंस क्या हैं. ठीक है, कंडीशंस लिखो, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स must not be much smaller than the lambda of the light employed. ठीक है जी, जो यूज़ करी गई लाइट उससे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इफेक्ट दिखने को नहीं मिलेगा. सेकंड लिखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की बात है और ये पॉइंट तुम्हारा आप पहले भी मैंने बताया था, डीपी और डीएम के बीच में ऐसा होना चाहिए, मतलब एज अ कंडीशन है सोल के बनने की. लिखो इसमें, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वैसे तुमने भी ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी है, तो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, इंडिसिस. ठीक है, लिखो इसमें, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज and the dispersion medium must differ widely
एंड दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय लियोफोबिक सोल्स। जो लियोफोबिक सोल्स होते हैं उसमें RI ऑफ DP एंड RI ऑफ DM दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। गॉट इट? ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ लिख लो, प्रॉपर्टीज़ लिख लो। किसकी प्रॉपर्टीज़? टिंडल इफेक्ट की। ऑल कोलाइडल सॉल्यूशंस आर केपेबल ऑफ स्कैटरिंग लाइट, है ना। सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं वो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये ऐसे लिखो, ऑल कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट, ऑल कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। और नोट करके लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखना मतलब इसी में नोट करके लिखना, टिंडल इफेक्ट इज़ नॉट शोन बाय, टिंडल इफेक्ट इज़ नॉट शोन बाय ट्रू सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इनके जो सोल पार्टिकल या जो उनके सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, वहाँ पर स्कैटरिंग भी नहीं हो सकती। ठीक है, इज़ नॉट शोन बाय ट्रू सोल्यूशंस as their particles are too small to cause scattering, as their particles are too small to cause scattering। ठीक है, too small to cause scattering। और इसका यूज़ क्या है? ये जो टिंडल इफेक्ट है, इट हैज़ बीन यूज टू डिवाइस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो लिख लो, टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट हैज़ बीन यूज्ड इन डिवाइसिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। Tyndall effect has been used in devising ultra microscope and determining the number of colloidal particles in a colloidal state, and determining the number of colloidal particles in colloidal state। ठीक है जी, आर वी क्लियर? नेक्स्ट लिख लो, स्कैटरिंग जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है? लैम्डा पे। सब लिखो, स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन, एक सेकंड रुको, यहाँ पर ये जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये तो मैंने बनाया नहीं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये भाई तुम्हारी जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे है, तो यू पुट अ माइक्रोस्कोप ओवर हियर और यहाँ पर तुम अपनी आँखों से इसको देखते हो। ठीक है, आई, तो यू ऑब्जर्व दिस, गॉट इट, यू ऑब्जर्व दिस। टिंडल कौन हो गया? लाइट सोर्स होगी। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप हो गया, ये आई हो गई, ये स्कैटर्ड लाइट है, ये तुम्हारा टिंडल कोन है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब इसमें जो जिन चीज़ों पर लिखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, पहले तो वेवलेंथ लिख लेना, और वेवलेंथ में जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन, स्कैटरिंग इज ऐसे, स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ठीक है, 1/λ⁴। ठीक है, लिखो, दैट इज़ वाई स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ वाई द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज़ मैक्सिमम। तो तुम देखोगे स्कैटरिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴, ब्लू लाइट का लैम्डा कम होगा तो उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, इस वजह से जो स्काई है वो भी हमें ब्लू नज़र आता है। ठीक, सेकेंड लिखो, बी, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, लार्जर द डीपी पार्टिकल साइज, मोर इज़ द स्कैटरिंग। ठीक है, मोर इज़ द स्कैटरिंग, इसलिए लियोफोबिक सोल्स में जो स्कैटरिंग होती है वो ज़्यादा होती है। लिखो, दैट इज़ वाई लियोफोबिक सोल्स शो मोर स्कैटरिंग, ठीक है। थर्ड लिखो, डिफरेंस ऑफ, चाहिए तो हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, चलो ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, ब्लू कलर ऑफ द स्काई या सी वाटर, ब्लू कलर ऑफ द स्काई या सी वाटर। सेकेंड लिखो, विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट,
जो कॉमेट होते हैं ना, कुच्छल तारा जिसको कहते हैं, उसकी जो टेल होती है वो दिखती है, विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारी डे टू डे लाइफ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। डी, क्यों? क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी एक कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ डस्ट, ठीक है। इसमें ये इस तरीके से टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। डी देखो, विजिबिलिटी ऑफ शार्प रे ऑफ सनलाइट एंटरिंग थ्रू अ स्लिट इन, मतलब किसी भी डार्क रूम में अगर तुम देखोगे कि एक बहुत पतली सी एक क्या कहते हैं किरण आ रही है ना, तो क्या होगा, धूप की किरण होगी, है ना, तो वो आ रही है तो क्या होगा, वो पूरी धूल वहाँ पे विजिबल हो जाती है, ठीक है। तो लिखो, विजिबिलिटी ऑफ शार्प रे ऑफ सनलाइट एंटरिंग थ्रू अ स्लिट इन अ डार्क रूम, एंटरिंग थ्रू अ स्लिट इन द डार्क रूम। नेक्स्ट लिखो, विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टर पाथ एंड सर्कस लाइट। जो भी सर्कस लाइट होती है या प्रोजेक्टर का पाथ होता है हमेशा दिखता है, ठीक। नेक्स्ट लिखो, ट्रू सॉल्यूशंस, वे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ना कि ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखो, ब्राउनियन मोशन। ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब ब्राउनियन मोशन की बात करते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या है? ब्राउनियन मोशन है कि जैसे तुमने कोई एक कोलॉइडल सोल्यूशन रखा, अब अगर तुम उसमें पॉलन ग्रेन्स डालते हो, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स डालते ऐसे, तो पॉलन ग्रेन्स कभी स्टेशनरी नहीं रहते, दे कीप मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है। वो पूरे रैंडम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइंस में घूमते रहेंगे, ठीक है। तो मोशन विल बी समवॉट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा पार्टिकल, फिर उसको कोई धक्का लगा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर धक्का लगा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर धक्का लगा, यहाँ पहुँचा। तो रैंडम है, कोई पर्टिकुलर शेप या पैटर्न में नहीं जा रहा है, इट्स जस्ट रैंडम, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? इस तरीके का पॉलन ग्रेन का मूवमेंट होता है। तो ये क्यों होता है ये ऑब्जर्व किया गया और फिर इसका क्यों का जवाब भी दिया गया। तो लिखो इसमें, द इर्रेगुलर और chaotic motion, the irregular or chaotic motion of pollen grains, the chaotic motion of pollen grains, ठीक है, particles, pollen grains suspended in water is called Brownian motion, ठीक है। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ऑब्जर्व किया था और रिपोर्ट किया था, इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मोशन रखा गया है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स सस्पेंडेड इन वाटर इज नेम्ड एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है इसमें, इसको जिगमॉन्डी है, ठीक है ना, जिगमॉन्डी, दिस इज द नाम, जिगमॉन्डी, थोड़ा सा है इसमें, ठीक है, जिगमॉन्डी। इसने क्या किया, इसने एक्सप्लेनेशन दिया, इसने एक्चुअली में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो छोटे हैं एंड दे कीप ऑन मूविंग। तो वो क्या करते हैं, जैसे इस पोजीशन पे था ये पॉलन ग्रेन, तो यहाँ से कोई कोलॉइडल पार्टिकल टकराया इससे, तो इसने इधर भेज दिया, यहाँ पे तक रुका, तब तक दूसरे टकरा गया, फिर तीसरे से, फिर ऐसे फिर टकरा के ये अपना जगह इधर से उधर चेंज करता जा रहा है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स या डीपी पार्टिकल्स, ठीक। तो लिखो इसमें, Zigmondi noticed that this motion is due to the random motion of colloidal particles, ठीक है जी। तो इसमें लिखो, important characteristics of Brownian motion, ठीक है। Brownian motion की important characteristics क्या है, लिखो, Brownian motion is observed up to a particle size of 0.5 micron, मतलब pollen grain 0.5 micron से छोटा ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। Brownian motion is observed up to a particle size of
0.5 माइक्रॉन्स अप टू अ पार्टिकल साइज ऑफ 0.5 माइक्रॉन्स, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स का साइज होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो स्मॉलर द पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलर द पार्टिकल मोर रैपिड द मूवमेंट, मोर रैपिड द मूवमेंट। नेक्स्ट लिखो द मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड एंड टाइम ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब ड्यूरेशन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। लिखो द मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ इल्यूमिनेशन, तो कितनी देर के लिए उसको इल्यूमिनेट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो द मूवमेंट डज नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है, द मूवमेंट डज नॉट चेंज विद टाइम एंड एग्जिस्ट्स परपेचुअली। एग्जिस्ट मतलब क्या है कि आज रखो और 1 घंटे, मतलब तुमने कोई कोलॉइडल सोल्यूशन रखा, उसमें 1 घंटे बाद, मतलब उसमें पॉलन डाल दिए, अभी तुमने ऑब्जर्व किया तो उसमें कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है, तुमने 1 घंटे बाद फिर से सेम एक्सरसाइज करी उसी में, मतलब कि तुमने फिर से ऑब्जर्व करना चाहा उसमें उन पार्टिकल्स को, तो दे विल स्टिल बी मूविंग, तो वो रुकते नहीं है। आज से 1 करोड़ साल बाद भी देखोगे तो भी वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। देखो द मूवमेंट डज नॉट चेंज विद टाइम एंड एग्जिस्ट्स टिल परपेचुइटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, अब बीएम के बारे में लिखो। बीएम इज़ डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, बीएम इज़ अ डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन of the assumption that BM is a direct demonstration of the assumption that the molecules in a gas or solution, assumption that the molecules in a gas or solution are in a state of constant ceaseless motion, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेस थी उसको कंफर्म किया है इसने, या उसके तरफ एक पॉइंट बढ़ गया, ये यार ये ट्रू हो सकता है, ठीक है। assumption that the molecules in a gas or solution are in a state of constant ceaseless motion, ठीक है। thus it confirms kinetic theory, thus it confirms kinetic theory, full stop। next लिखो Brownian motion does not contain, does not let, भाई बीएम पार्टिकल जो है, बीएम जो है वो इट डज़ नॉट लेट डीपी पार्टिकल्स, इट डज़ नॉट लेट डीपी पार्टिकल, भाई ये इसकी स्टेबिलिटी को भी बताता है। अगर वो पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे ऐसे रैंडम डायरेक्शन में, नॉट दीज, ये तो पॉलन ग्रेन्स हो गए, अगर कोलॉइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं दे विल कीप मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, तो कभी सेटल ही नहीं होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो लिखो बीएम डज़ नॉट लेट डीपी पार्टिकल्स टू सेटल डाउन, बीएम डज़ नॉट लेट dp particles to settle down due to gravity and thus is responsible for their stability, and thus is responsible for their stability, मतलब तुम्हारे कंपाउंड्स की सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्लियर इनफ, ठीक है जी। अब लिखो कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। अच्छा 1-2 चीज़ें और थी, चलो ठीक है, वो आई थिंक रह गया, मतलब जो तुम्हें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, चलो उसमें यूजेस की बात कर लेंगे, यूजेस में कर लेंगे इसको। लिखो इसमें कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट या बीएम जो है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। बीएम इज ड्यू टू bombardment of dp particles, Brownian movement या Brownian motion is due to, या BM is due to bombardment of dp particles by the molecules of the medium, by the molecules of the medium। तो मीडियम dp particles को मारता रहता है, बॉम्बार्ड करता रहता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं, that's how it should be put। The BM depends on the size of solvent particles, ठीक है। The BM depends on the size of solvent particles, मतलब DM particles की बात हो रही है, size of DM particles with the increase in size, ऐसे कॉमा करके लिखना, with the increase in size, with the increase in size of the particle, with the increase in size of the particle, comma the chance of unequal bomb। देखो अगर साइज बहुत छोटा हो गया, मतलब तुम्हारा बॉम्बार्ड किस दोनों को टकराना किस किस का हो रहा है,
तुम्हारा dp पार्टिकल्स का हो रहा है और dm पार्टिकल्स का हो रहा है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अगर ये दोनों बहुत छोटे हुए तो एक दूसरे का मूवमेंट कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये बड़ा हुआ तो इसमें क्या होगा, टकराएगा तो मोमेंटम का चेंज ज़्यादा आएगा। तो लिखो सॉल्यूशन सॉल्वेंट पार्टिकल्स विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द पार्टिकल्स, with the increase in the size of the particles, comma, the chance of unequal bombardment decreases. The chance of unequal bombardment decreases and BM2 disappears. And BM2 disappears. ठीक है, तो उल्टा तो नहीं बोल रहा था मैं। अगर छोटा पार्टिकल होगा तो मतलब ये समझ लो, छोटा पार्टिकल होगा तो उससे टकराएगा, देयर विल बी सम चेंज इन मोमेंटम, लेकिन अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो टकराएगा ही नहीं, मतलब टकराएगा भी तो चेंज इन मोमेंटम बहुत ज़ीरो होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो इस वजह से अगर पार्टिकल्स बड़े होते चले जाएं तो ब्राउनियन मोशन नहीं दिखेगा, छोटे पार्टिकल्स में दिखेगा, ठीक है। इट इज लिखो, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट, नेक्स्ट लिखो, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द सस्पेंशन फेल्स टू एग्जिबिट दिस फिनोमिना, मतलब सस्पेंशन इस फिनोमिना को नहीं दिखाता है, ठीक है। इट, अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें एक दो चीज़ें थी वो मैं भूल गया था, उसको लिखो। इट शुड बी नोटेड दैट, सॉरी BM लिखो, नहीं सीधे से लिखो, BM डज नॉट चेंज विद टाइम, BM डज नॉट चेंज विद टाइम। नेक्स्ट लिखो, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन, इट हेल्प्स इन कैलकुलेट, चलो इसको तो एप्लीकेशन में डाल देंगे यार। नेक्स्ट लिखो, द मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन ए टेम्परेचर, द मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन ए टेम्परेचर, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ, भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट और भी फास्ट हो जाएगा। तो लिखो, इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी तो मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ द मूवमेंट विल इंक्रीज। लास्ट वो लिखो, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में लिखो, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द अवोगाड्रो नंबर, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। helps explain the stability of colloidal solutions, helps explain the stability of colloidal solutions. Next लिखो, offers explanation of kinetic theory, offers explanation of kinetic theory। तो आज यहीं तक करते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और जो तुम्हारे कोएगुलेशन है, प्योरिफिकेशन है, एंड देन इमल्शंस एंड जेल्स हैं, उनके बारे में हम कल बात करेंगे, मतलब ठीक है। और या आई होप कि जल्दी से ख़त्म हो। बहुत सारी थियरी लिखाते लिखाते मतलब मेरा मुंह थक जाता है, तुम्हें लिखते लिखते थक जाते होगे। कोशिश ये करेंगे कि मतलब अगली बार से इसको वी कैन गिव इट इन आ ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में या PDF की फॉर्म में दे दूं और हम सिर्फ डिस्कशन करें, ठीक है। मेरे को ये डिक्टेट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग थिंग है। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।